Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today is our fourth lecture on the Law Gate syllabus, and in today's video we are going to discuss section 47 and section 75 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सेक्शन 47 और 75 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लिहाजा आपने अटेंटिवली इस वीडियो को सुनना है ताकि इजीली आपको ये सेक्शन समझ में आ जाएं। अब तक लॉ गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सेक्शन 1 से सेक्शन 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 47। सेक्शन 47 की अगर आप टाइटल को देखें तो इसके टाइटल क्या कहता है? क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। अब यहाँ डिक्री की एग्जीक्यूशन की बात आ गई है कि डिक्री का इजरा किस तरह से होता है। सेक्शन 47 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग द लॉ गेट एमसीक्यूज। अच्छा, सबसे पहले एक सूट फाइल होता है, उसके बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड इश्यूज फ्रेम हुए, एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए, कोर्ट ने डिक्री पास की। अब ये डिक्री पास होने के बाद का जो प्रोसीजर है सेक्शन 47 इसको डिस्कस कर रहा है। क्या कहता है कि जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उन तमाम क्वेश्चंस को डिटरमिन कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? वो कोर्ट जो डिक्री की एग्जीक्यूशन कर रही है, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। उसके लिए आपको सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 47 बेसिकली ये कह रहा है। अब अगर हम इनकी क्लॉजेस को डिस्कस करें तो क्लॉज 1 क्या कहती है? ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज इन अ सूट। यहां पर क्या बात हुई है? ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं किन के दरमियान? उन पार्टीज के दरमियान जो सूट का हिस्सा हैं। वो तमाम पार्टीज जो सूट का हिस्सा हैं उनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। कौन सी पार्टीज? जिनके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है, जिनके लिए कोई कोर्ट ने डिक्री पास किया, ऑब्वियसली एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट में, या फिर ये पार्टीज या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन पार्टीज के बिहाफ पे अगर कोई बंदा आया, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ एनी पार्टी, वो कोई भी हो सकता है, उसके लीगल हेयर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे पार्टीज या इन रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू 3 चीजें बताई हैं। फर्स्टली एग्जीक्यूशन, सेकंड डिस्चार्ज एंड थर्ड वन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। अगर इन तीनों सिचुएशंस में, इन तीनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो पार्टीज के दरमियान अराइज होता है या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दौरान, तो आगे लिखा हुआ है शैल बी डिटरमिन्ड बाय। मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट के लिए मस्ट है। कौन सी कोर्ट के लिए? वो कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए मस्ट है कि वो इन क्वेश्चंस को डिटरमिन करेगी। सिंपली आपने इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, इसके लिए आपको सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जब कभी पार्टीज के दरमियान जो सूट का हिस्सा हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दौरान किसी भी किस्म का क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, तो उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमिन करेगी। उसके लिए सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लॉज 2 में आ जाएं। क्लॉज 2 कहता है द कोर्ट में। अब यहां मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, मे और मे नॉट। The court may, subject to any objection as to limitation or jurisdiction। अब कभी कोर्ट की लिमिटेशन या जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन रेज हो जाती है कि फलां कोर्ट के पास तो इख्तियार समात ही नहीं है, या लिमिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो वो कोर्ट जिसमें ये ऑब्जेक्शन रेज की गई है वो क्या करेगा? ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट।
वो इस सेक्शन के अंडर होने वाली जितनी भी प्रोसीडिंग है, यानी जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है, उनको सूट के तौर पर डील कर सकता है। बाकायदा दावे के तौर पर कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है। वो कोर्ट इसको एज अ सूट डील कर सकता है, मीन्स टू से कि वो उसमें इश्यूज भी फ्रेम कर सकती है, एविडेंसेस भी रिकॉर्ड कर सकती है, इन केस अगर नेसेसरी है, अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस प्रोसीडिंग्स को दावे के तौर पर डील कर रही है। तो जहां कहीं भी जुरिस्डिक्शन या लिमिटेशन का क्वेश्चन आता है तो कोर्ट इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को सूट के तौर पर डील कर सकती है। और फिर आगे लिखा हुआ है, एंड मे इफ नेसेसरी ऑर्डर द पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फी। अगर जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगी, एडिशनल कोर्ट फी का ऑर्डर भी दे सकती है। क्यों? अब क्योंकि कोर्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को सूट के तौर पर डील कर रही है, दावे के तौर पर डील कर रही है। अब जब ऑब्जेक्शन रेज होती है जुरिस्डिक्शन या लिमिटेशन से रिलेटेड, तो कोर्ट ने क्या किया, प्रोसीडिंग्स को दावे के तौर पर डील किया। तो जब दावे के तौर पर डील करती है तो फिर उसमें वो ऑर्डर कर सकती है कि इसके साथ आप एडिशनल कोर्ट फी भी लगाएं। ये थी क्लॉज 2। अब तीसरी आती है, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज or is not the representative of any party। अब ये क्या कह रहा है कि जहां कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि किसी पार्टी के बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव अपीयर होता है कोर्ट में, और कोई बंदा आकर कहता है कि ये उस बंदे का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो सूट के अंदर पार्टीज थी, तो इस क्वेश्चन को डिटरमिन कौन करेगा? इस सेक्शन के पर्पस के लिए इस क्वेश्चन को भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिटरमिन करेगी कि फलां बंदा उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ये तमाम किस पर आ जाती है जिम्मेदारी? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पर आ जाती है। सो अगर हम सेक्शन 47 को समराइज करें तो इसकी क्लॉज 1 कहती है कि पार्टीज के दरमियान या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दौरान अगर एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमिन करेगी। उसके लिए सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक ऑब्जेक्शन पिटीशन रेज कर सकते हैं। क्लॉज 2 कहती है कि जहां कहीं कोर्ट की लिमिटेशन या जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन रेज होती है तो कोर्ट इस सेक्शन की हद तक उस एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग को सूट के तौर पर डील करेगी, और अगर वो समझती है कि इसके साथ एडिशनल कोर्ट फी लगाना जरूरी है तो वो उसका ऑर्डर भी दे सकती है। और क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि फलां बंदा किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिटरमिन करेगी। ये था सेक्शन 47। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 75 के ऊपर। सेक्शन 75 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। ये सेक्शन 75 का टाइटल है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कमीशंस इशू कर सकती है। अब देखना ये है कि कोर्ट की ये पावर यूज कब होती है, कब कब कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सो सेक्शन 75 को अगर हम देखें तो इसका स्टार्ट है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि अगर कहीं पर कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगाई गई है इस कमीशन से रिलेटेड, अब वो कंडीशन और लिमिटेशंस कहाँ पर लगाई हुई है? ऑर्डर 26 के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है, प्रॉपर सिचुएशंस बताई हुई हैं कि कब कब इनकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया है। उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न जस्ट 75 सेक्शन के साथ है। तो इन तमाम कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है? कमीशन इशू कर सकती है। अब सेक्शन 75 ने ये तो कह दिया कि कोर्ट ने कमीशन इशू करना है, उसके साथ आगे वो सिचुएशंस बता रही है, वो सर्कमस्टांसेस बता रही है कि कब कब कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। अब ये हमने देखना है कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं। सिचुएशंस को देखने से पहले कमीशन बेसिकली है क्या, कमीशन अपॉइंट क्यों किया जाता है? कमीशन हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें आप किसी स्पेसिफिक बंदे को कोई ड्यूटीज या कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए कह रहे हो। नॉर्मली कोई एक बंदा भी जा सकता है, या कोर्ट अपनी तरफ से चाहे तो 2 या इससे ज्यादा बंदों को भी अपॉइंट कर सकती है रिगार्डिंग दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अकरेंस। अब कमीशन
कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, अपनी मर्जी से जितने चाहे बंदों को वो अपॉइंट कर सकती है। अब वो कब कब अपॉइंट करेगी, किन किन सिचुएशंस में? पहली सिचुएशन आ गई टू एग्जामिन एनी पर्सन। पहली सिचुएशन है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड कमीशन अपॉइंट हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन क्या है कि किसी बंदे का एविडेंस रिकॉर्ड करना है। अब नॉर्मली तो सूट के अंदर क्या होता है, पार्टीज अपने अपने गवाह लेकर आती हैं, वो कोर्ट में विटनेस बॉक्स के अंदर आते हैं, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। अब ये कौन से लोग हैं जिनके लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर रही है? इन केस अगर कोई बंदा बीमार है या ओल्ड एज का बंदा है जो कोर्ट में नहीं आ सकता, या कोई पर्दा नशीन खातून है जिसका कोर्ट में आना पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसा बंदा है जो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और उसकी जाने से पहले उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट उस बंदे के लिए एक कमीशन अपॉइंट करेगी जो इन तमाम बंदों के पास जाएगा, उनका एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद वो कोर्ट में लेकर आएगा। या फिर इन केस कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ड्यूटीज की वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी कोर्ट उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है। दूसरी सिचुएशन है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी केस से रिलेटेड कोई फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करना मस्ट है कि फैक्ट्स को डिकोड किया जाए, फैक्ट्स का प्रॉपर पता लगाया जाए कि फलां जगह पर क्या क्या हुआ था, किस केस में एट द स्टेज ऑफ द अकरेंस क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ वर्ड है लोकल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की गई। कोर्ट कभी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकती। कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट होगा। ये लॉ गेट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये दो सिचुएशन होगी, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, लोकल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तीसरी चीज आती है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। अब ये क्या कहता है कि अगर कहीं पर किसी अकाउंट की एडजस्टमेंट या उससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, कहीं बैंक में जाना है, प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करनी है, इंफॉर्मेशन लेकर आनी है उस अकाउंट से रिलेटेड, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगी कि फलां बंदे वहां बैंक में जाएंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट की है वो तमाम अकाउंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको लाकर कोर्ट में पेश करेंगे, एज एन एविडेंस उसको कोर्ट में लाया जाएगा। सो तीसरी सिचुएशन आ गई एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट और एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट। लास्ट है टू मेक अ पार्टीशन। अगर कहीं पार्टीशन से रिलेटेड कोई इशू रेज हो गया है, कहीं तकसीम का मामला आ गया किसी प्रॉपर्टी की, बहुत से लोग इस प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनर हैं और पता नहीं चल रहा कि किसका शेयर कितना है, क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो पार्टीशनेबल है या नहीं, तो इस चीज़ के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगी जो बाकायदा उस जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस जगह पर जाएंगे और चेक करेंगे कि किस बंदे का कितना शेयर बन रहा है, प्रॉपर्टी पार्टीशन के काबिल है या नहीं, रास्ते का कितना हिस्सा निकलता है। सो इन तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट करना है जो बाकायदा वो चीज़ें रिकॉर्ड करके लाएंगे। सो सेक्शन 75 बेसिकली 4 सिचुएशंस बता रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन टू से किसी बंदे का एविडेंस रिकॉर्ड करना है। सेकेंड, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी केस में फर्दर इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए। थर्ड, एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स। एंड द लास्ट वन इज टू मेक अ पार्टीशन। पार्टीशन के केस में भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 47 और सेक्शन 75 के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।